Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss question number 31 to 40 multiple choice question. Today's first question number 31 is किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक है, उसकी सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर जो है वो 8 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ओके, तो आज ये थोड़ा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कोटि जो है वो ज्ञात करनी है। जो कल क्वेश्चन था उसमें कोटि वो दी गई थी। ओके, मान लीजिए जो एक आपके पास अभिकारक है R, वो मिलकर प्रोडक्ट P बना रहा है, उत्पाद P बना रहा है। ओके, तो अभिक्रिया वेग नियम से हम क्या लिखते हैं, जो अभिक्रिया वेग नियम है उसके अकॉर्डिंग जो अभिक्रिया का वेग R का मतलब जो कल भी बताया था रेट है यहाँ पर, ठीक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब है सांद्रता। ओके, तो किसके बराबर होना चाहिए, R इज टू के R की पावर n लिखा है मैंने। n का मतलब इसकी कोटि n है, मुझे ज्ञात नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जो सांद्रता R है उसको 2R कर दे। ठीक है, ये मान मैंने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया। ठीक है, तो नया R जो आया, नई जो दर आई वो कितनी आई, इज इक्वल टू के, अंदर लिखा मैंने 2R इसकी पावर n। ओके, इसको मैंने सोल्व किया, R की घात n और 2 की घात n। ठीक है, अब जो ये इतनी टर्म है वो किसके बराबर है, वो R के बराबर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने इसके अंदर लिख लिया R। तो अब ये बच गया मेरे पास में साथ में मल्टीप्लाई में 2 की घात n। ठीक है, अब इसने आपको दे रखा है कि जो अभिक्रिया की जो दर है वो कितने गुना हो जानी चाहिए, 8 गुना हो जानी चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो 2 की घात n है वो 8 के बराबर होना चाहिए। ये आ रहा है ना, R का गुणा 2 की घात n, इसका मतलब इतने गुना हो जाना चाहिए। तो इसको मैंने हल कर लिया, 2 की घात n बराबर 8, तो ये 2 की घात 3 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो n बराबर कितना आया, 3 आया। इसका मतलब जो n मैंने क्या माना था, n मैंने माना था कोटि को, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तृतीय कोटि की होगी। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया किस कोटि की होती है। रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो प्रथम कोटि के समाकलित वेग नियम की पालना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न आलेख किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें आपको एक नीचे ग्राफ दिया है, यहाँ पर आपने इसका आंसर बड़ी सावधानी से करना है। पहले हम देखिए ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ के अंदर जो दो आपको जो वेरिएबल दिए गए हैं वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ये जो वेरिएबल है वो है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और जो दूसरा है टी हाफ, मतलब जो ये ग्राफ है प्रारंभिक सांद्रता और जो टी हाफ मतलब अर्धायु के मध्य है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्धायु होता है किस कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए देखते हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे सांद्रता परिवर्तित हो रही है अर्धायु के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ होना चाहिए किस कोटि का होना चाहिए, ये जो ग्राफ होना चाहिए प्रथम कोटि का होना चाहिए। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है तो आप देखिए ये प्रथम कोटि की जो अर्धायु कितनी होती है, प्रथम कोटि में अर्धायु देखिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बटा के। इसके अंदर किसी प्रकार की सांद्रता का कोई लेना देना नहीं है, सांद्रता इसके अंदर है ही नहीं। टी हाफ सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो टी हाफ है वो अनुक्रमानुपाती है सांद्रता की घात 0। किसी की घात 0 मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। तो यही इस ग्राफ के अंदर शो कर रहा था कि जो टी हाफ है वो सेम रह रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रारंभिक सांद्रता बढ़ रही है टी हाफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ये कौन सी कोटि हो गया, प्रथम कोटि का हो गया। प्रथम कोटि के अंदर जो टी हाफ है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, बस छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है। सेम क्वेश्चन, उसके अंदर आपको ग्राफ दिया था, इसके अंदर थोड़ा पूछने का उसका जो ढंग है वो दूसरा है। इसने पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो किस पर निर्भर करती है। नीचे आपके ऑप्शन दिए क्रियाकारकों की सांद्रता पर
उत्पाद की सांद्रता पर, वेग स्थिरांक पर या उत्प्रेरक पर। तो ऐसा दिया है तो सीधा नियम देखो आप। नियम जो कह रहा है प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693/K होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो टी हाफ है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? K के ऊपर निर्भर कर रहा है, वेग स्थिरांक के ऊपर। वेग स्थिरांक का मान बदलेगा तो टी हाफ का मान बदल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से धनावेशित कोलाइडी साल कौन सा है? एक स्टार्च है, एक जिलेटिन है, एक FeOH थ्राइस है, एक AS2S3 है। तो इसमें जो आपको याद ही रखने वाला है ये तो FeOH थ्राइस जो है वो धनावेशित कोलाइडी सॉल्ट है, बाकी सारे ऋणावेशित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर सॉल में उपस्थित सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ mm होने पर सॉल का जो रंग है वो कैसा होगा? लाल नारंगी होगा, हरा होगा, बैंगनी पीला होगा या पीला नारंगी होगा? ये आपको ऑप्शन दिए है। तो ये भी याद रखने वाला है कि यदि जो साइज हो कणों का आकार, कोलाइडी जो कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ mm है तो आपका पीला नारंगी होगा, और यदि 9 × 10⁻⁵ mm है तो लाल नारंगी होगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपको दिया है वो दिया है 6 × 10⁻⁵ mm है, तो आपका जो होना चाहिए लाल नारंगी होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही है। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि जो कोलाइडी कणों का जो रंग है वो किस कारण होता है? तो कोलाइडी सॉल का जो रंग होगा वो किस कारण होगा? वो होगा प्रकीर्णन के कारण। कोलाइडी कण प्रकाश के जिस रंग का प्रकीर्णन करेंगे, मतलब स्कैटरिंग करेंगे, ठीक है, कोलाइडी विलयन आपको उसी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का जो रंग होता है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसमें स्पष्ट है कि यदि आकार 6 × 10⁻⁵ mm हो तो वो पीला नारंगी दिखाई देता है, मतलब उस कण का वो प्रकीर्णन करता है, स्कैटरिंग करते होता है। और 9 × 10⁻⁵ mm हो तो लाल नारंगी जो कलर है उसका प्रकीर्णन करेगा, तो फिर आपको वो लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के लिए CMC। अब CMC की फुल फॉर्म याद कर लेना, आ सकती है ये क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता, उसका मान बताना है। तो साबुन के लिए जो इसका मान होता है 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। ओके, CMC की फुल फॉर्म याद कर लेना, साथ में एक छोटी सी डेफिनेशन है वो भी याद कर लेना। CMC होता है क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता। इसका मतलब यह है कि जो मिसेल का निर्माण होगा वो विलयन में पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है। वो सांद्रता अचीव होने के बाद में जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी वो मिसेल का निर्माण कर देंगे, उसको बोलते हैं क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता। और साबुन के लिए जो इसका मान होता है वो 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉशियस पर्पल क्या होता है? ये तो सबको याद ही होगा। कॉशियस पर्पल होता है वो सोने का सोल होता है जिसका रंग बैंगनी होता है। ठीक है, तो ये सोने का बैंगनी रंग का एक कोलाइडी सोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण गुण निम्न में से नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, कईयों में लिखा होता है और कईयों में लिखा होता नहीं है। इसमें लिखा है भौतिक अधिशोषण का गुण नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इनमें बहुपरमाणविक परत होती है। बिल्कुल, भौतिक अधिशोषण के अंदर जो आणविक परत होती है, एक परत के ऊपर जो दूसरे कण है वो अधिशोषित होते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये पहला सही है। यह उत्क्रमणीय होता है, यह भी बिल्कुल सही है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है ये। ठीक है, भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये इसके गुण है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण दर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर जो रासायनिक अधिशोषण की दर है वो बढ़ती है, लेकिन भौतिक अधिशोषण की दर है वो घटती है, तो ये गलत है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वंडरवाल बल होते हैं, ये बिल्कुल सही है, इनमें भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयोग होता है? नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, नियॉन ऑक्सीजन का, हीलियम ऑक्सीजन का या क्रिप्टॉन ऑक्सीजन का? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका क्यों होता है ये यहाँ पे छोटा सा है, बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही हम गहराई के अंदर जाते हैं ना, तो उच्च दाब के कारण, दाब आपको पता है फिजिक्स के अंदर आपने 11th के अंदर किया होगा, एच रो जी होता है। ठीक है, मतलब कि जो एच है वो गहराई है, मतलब कि समुद्र के अंदर जब आप गहराई के अंदर जाओगे तो दाब है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जो गैसों की विलेयता होती है, इससे पहले वाले जो वीडियोस है उसके अंदर हमने किया है हेनरी का नियम, वो दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी जो विलेयता वो बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन क्या होती है, यदि नाइट्रोजन लेंगे हम तो उसकी विलेयता है वो बढ़ जाती है समुद्र की गहराई के अंदर, और जब गोताखोर ऊपर आता है वापस सरफेस पर, तो जो बाद में जो नीचे उच्च दाब के कारण जो नाइट्रोजन विलय हुई थी वो वहां पर उसके बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं नाड़ियों के अंदर, क्योंकि वो फिर उसका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, निकलना शुरू हो जाती है वो, तो उससे वो बहुत ही असहाय, उससे असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसलिए हीलियम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम की जो विलेयता है वो ब्लड के अंदर कम होती है। ओके, तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 to 40 हो गए। 4 वीडियोस आपको मैंने केमिस्ट्री के अंदर दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने पूरा टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।